Hello everyone, my name is Sanket Jain. Welcome to Study IQ. आज हम पेपर 1 का सेक्शन बी देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या हम आंसर में लिख सकते हैं और मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सम साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल लेके इसको बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा तो कि रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। दो कीवर्ड है यहाँ पर, है ना। तो आप ब्रीफली इनको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज़ वैलिडिटी। उसके बाद आप फिर इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है इन फ्यूचर में तो आप उसको भी कवर कर पाएँ। आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा इस आंसर को लिखने का, आपको दोनों कीवर्ड को ब्रीफली डिफाइन करना है। देन विद हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल आपको इस स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना कंसिस्टेंट है ना। कोई भी मेथड, कोई भी सर्वे मेथड या क्वेश्चनरी मेथड, कोई भी अगर मेथड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको, अगर मान लीजिए उस मेथड के द्वारा अगर आप उसको सेम सर्कमस्टांसिस में फिर से रिपीट करें तो क्या आपका सेम रिजल्ट आएगा? कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें। उसका मतलब होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, ऑन द अदर एंड वैलिडिटी का मतलब होता है कि कितना एक्यूरेट मेजरमेंट आपको मिल रहा है। जो भी चीज़ आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, एक्यूरेसी कितनी है उसमें। ठीक है, इफ द रिसर्च हैज हाई वैलिडिटी दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट करस्पॉन्ड टू रियल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशन इन द फिजिकल और सोशल वर्ल्ड। ठीक है, तो वैलिडिटी यानी कि वैलिडिटी की बात आएगी, यानी कि तो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट, कि कितना हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी में हम देखते हैं कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, पहले भी पीवाईक्यू उससे रिलेटेड आ चुके हैं, है ना। मैंने आपको एनालिसिस भी करके दिखाया था कि सेम एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। ठीक है, तो आपको इन सबका ना डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा? द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। ठीक है, कोई भी मेथड का यूज़ करके कोई भी रिसर्चर ने एक मेथड बना दिया, एक कोई भी रिसर्च कर दी। अब हम उसको अगर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं क्या इन द सेम सर्कमस्टांसेस? अगर हाँ, देन इट इज़ रिलायबल, वो रिलायबल हो जाएगा। वैलिडिटी यानी कि कितना एक्यूरेट मेजरमेंट वो दे रहा है। ठीक है, कैसे असेस होता है ये? बाय चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस टाइम टू टाइम। आप उसको चेक करते जाइए, ऐसे आप कर सकते हैं उसको एसेस। वैलिडिटी यानी कि बाय चेकिंग हाउ वेल द रिजल्ट करस्पॉन्ड टू द एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड थ्योरी से आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और रिलेट क्या है इसका, ये तो हमने बात कर ही दिया। रिलायबल मेजरमेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मेजरमेंट अगर रिलायबल है तो वो वैलिड भी होगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट टेस्ट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, हमेशा कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सेम सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, लेकिन अब उसकी एक्यूरेसी क्या होगी वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्यूरेसी वेरी कर सकती है फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या रहेगी, यानी कि कितना एक्यूरेट मेजरमेंट देगा कोई भी इंटेलिजेंट टेस्ट, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, है ना। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर टेस्ट विच इज मेड टू मेजर लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंपनीज, है ना। कोई भी ऐसा टेस्ट जो बनाया गया है लाइफ सेटिस्फेक्शन देखने के लिए कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो उस टेस्ट को हम कंसिस्टेंट कर सकते हैं। वो टेस्ट मतलब रिलायबल हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी ए ऑर्गेनाइजेशन में आपने उस टेस्ट को किया, ठीक है, और फिर बी में किया, सी में किया, तो यानी कि आप उसको रिपीट कर पा रहे हैं, आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो रिलायबल तो है, रिलायबल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है ना। हो सकता है कि वो सिर्फ ये बता रहा हो कि सेटिस्फेक्शन एट वर्क, सिर्फ ये क्राइटेरिया दे रहा हो, ये डिसाइड करने में कि लाइफ सेटिस्फेक्शन कैसा है किसी भी एम्प्लॉय का, कि वो मतलब मान लीजिए इन सब टेस्ट में सिर्फ एक ही फैक्टर को देखा जा रहा हो कि उसका वर्क सेटिस्फेक्शन कितना है ना। लेकिन जो ओवरऑल लाइफ होगी, ओवरऑल आपकी लाइफ की सेटिस्फेक्शन होगी, उसमें तो वर्क लाइफ बैलेंस भी देखा जाता है, पर्सनल लाइफ भी देखी जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो। तो इसको हम रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना संतुष्ट हो। तो ये वैलिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको एक दो एग्जाम्पल लेके इसको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि जो आईक्यू स्कोर होते हैं, है ना,
दे प्रिडिक्ट सक्सेस इन एकेडमिक जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स। अगर आईक्यू में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो उसका मतलब आपको बेटर एकेडमिक जॉब मिल सकती है, बेटर आपके लाइफ आउटकम्स आएंगे। ये स्टेटमेंट सही है, इसको इवेल्यूएट आपको करना है। हाँ, तो आप दोनों फेवर और अगेंस्ट में आप कुछ कुछ पॉइंट इसमें बता सकते हो, बहुत ही ब्रीफ में, एक या दो पॉइंट ही बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। 10 मार्क का क्वेश्चन है। पहले तो आपको आईक्यू को ही बताना पड़ेगा कि आईक्यू होता क्या है। तो आईक्यू को आप ब्रीफली बता दोगे कि इट रिफ्लेक्ट हाउ वेल यू डिड ऑन अ स्पेसिफिक टेस्ट एज कम्पेयर टू अदर पीपल ऑफ योर एज ग्रुप। तो ब्रीफली आईक्यू को डिफाइन करके फिर आपको ये बताना है कि कैसे कैसे कुछ पॉइंट ऐसे बताने हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो कि आईक्यू स्कोर प्रेडिक्ट सक्सेस इन एकेडमिक जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स। ठीक है, तो जैसे कि एक फैगन एंड हॉलैंड ने बताया था, कल्चर फेयर टेस्ट किया था उन्होंने, और उन्होंने बताया था कि देयर इज सम मॉडरेट कोरिलेशन विद मेजर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट जो आईक्यू का रहता है। ठीक है, तो आप फेवर में आप एक दो पॉइंट बता सकते हो, और भी आप केमन एट ऑल की स्टडी है, और भी आप एक दो स्टडी और इसमें कोट कर सकते हो जो ये पॉइंट फेवर में बताए। ठीक है ना, उसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा कि इसको इवेल्यूएट आपको करना है। तो थोड़े से आपको ये पॉइंट ये बताना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ आईक्यू नहीं है, आईक्यू के अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर बेटर एकेडमिक जॉब एंड अदर लाइफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे ग्रिगोरेंको और स्टर्नबर्ग का हम इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड में पढ़ते भी हैं। उन्होंने एग्जामिन किया था कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है ना वो भी काफ़ी ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी काफ़ी रिलेशनशिप है एकेडमिक इंटेलिजेंस से। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट से और हमारे रियल लाइफ आउटकम से। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टडी की थी, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, जो हमारी सोशल स्किल्स होती हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, किसी भी एम्प्लॉय को ब्राइट बनाने के लिए या किसी भी जॉब को बेटर लेने के लिए। ठीक है ना, लास्ट में आप कंक्लूजन, मैं देखो मैंने आपको ये परफेक्ट मॉडल आंसर नहीं दिए, मैंने आपको सिर्फ फोरल पॉइंट बताए हैं, है ना, जो आप लिखोगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आंसर एक बेटर परफेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं होंगे ये, लेकिन ये परफेक्ट फोरल पॉइंट है। आप ब्रीफली इसको यहाँ पर कंक्लूड करोगे दोनों के बारे में बताते हुए, है ना, एक बैलेंस्ड आप अप्रोच लोगे कि ये ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमें अलग अलग सोशल स्किल्स, अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी देखनी चाहिए, सो दैट वी कैन डिसाइड अपॉन समवन्स एकेडमिक जॉब और लाइफ आउटकम्स के बारे में। ठीक है, तो आप ब्रीफली दोनों को बैलेंस करते हुए आप इसको कंक्लूड करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ एफिकेसी। व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एनहेंसिंग सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में आप सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो ब्रीफली वही आप सेल्फ एफिकेसी को बताएंगे कि सेल्फ एफिकेसी होता क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है ना, अब देखो आप जब भी पीवाईक्यू आप इनको जब देख रहे हो तो आप ये भी देखिए कि देखो सेल्फ एफिकेसी पूछ लिया है, तो सेल्फ एफिकेसी से लेकर हो सकता है कि अगली बार सेल्फ एस्टीम के बारे में पूछ लें, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या होते हैं सेल्फ एफिकेसी के, हो सकता है कि अगली बार पूछ ले कि सेल्फ एफिकेसी अगर ना हो तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या फिर हम सेल्फ एफिकेसी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी मतलब आपको इन सब चीज़ों पे नज़र डालनी पड़ेगी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेल्फ एफी क्या है? सेल्फ एफिकेसी इज नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ सिस्टम। हमारा जो सेल्फ सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है, हमारी एटीट्यूड, हमारी एबिलिटी, हमारी कॉग्निटिव स्किल। ठीक है, आपको अपने आप पर कितना भरोसा है अपनी एबिलिटी पर, ठीक है, कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काम कर पाएंगे, है ना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना बिलीफ है, आप कितनी एफिकेसी कितनी है आपकी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, बंडूरा का भी नाम बोल सकते हो। सेल्फ एफिकेसी पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम कंप्राइजेस ऑफ पर्सन एटीट्यूड, एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव स्किल्स अकॉर्डिंग टू बंडूरा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिसर्चर का नाम भी आ गया और हमारी एक बेहतर स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी आ गई। क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं इसके जिनके पास सेल्फ एफिकेसी होती है? डीपर इंटरेस्ट होता है किसी भी काम को करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है उनके पास में। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सेटबैक आता है तो उससे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज टास्क टू बी मास्टर, किसी भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को एक टास्क की तरह देखते हैं। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको एक थोड़े से नीचे पॉइंट दे दिए कि इन केस अगर कुछ अगर इससे भी अगर डिफरेंट अगर आ गया इन फ्यूचर, तो पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क एंड सिचुएशंस आर बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं होगा, लो होगा यहाँ पर। फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड नेगेटिव आउटकम्स, क्विकली लूज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटीज। ठीक है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट होगा इसके, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको, है ना। और फिर ब्रीफली आपको इसको डिफाइन कर देना है कि कैसे हमारा इसेंशियल पार्ट है सेल्फ एफिकेसी हमारे सेल्फ सिस्टम का। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज नॉट यूनिवर्सली अचीव्ड। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट यानी कि जो हम जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उसमें जो फोर्थ ऑपरेशनल स्टेज थी उसके बारे में बात करना है ना। तो इनको हमें क्या डिस्कस करना है यानी कि आप इसके कुछ फेवर में कुछ अगेंस्ट में आपको पॉइंट बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो फेवर में तो आप बता ही पाएंगे, आपने बहुत अच्छे से इस थ्योरी को पढ़ रखा होगा पियाजे की थ्योरी जो होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बात बताई थी आप उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, कि लॉजिकल थॉट होते हैं, उस प्रोसेस में रीजनिंग होती है, उसके बाद हमें फिर इसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्रिटिसाइज में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे जो रिसर्चर्स के द्वारा भी है। वीकॉट स्काई के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, उन्होंने भी इनकी थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, है ना। उसके बाद व्हीटनेर ने बताए, फ्लेबल ने बताए, इनके बारे में बोला है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था कि जो पियाजे ने जो बताया था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है वो उन्होंने बोला था कि काफ़ी बाद में आती है, लेकिन वीटमैन ने बताया कि कुछ बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज होती है वो काफ़ी पहले आ जाती है, जो हमें पियाजे ने बताई उससे पहले काफ़ी पहले आ जाती है ना। तो ये हमारा क्रिटिसाइज हो गया, है ना। ऐसे ही अलग अलग रिसर्चर्स ने कुछ ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है। जैसे आपने विगोट स्काई वाले ने पढ़ा होगा, इन्होंने इनके इन्वायरमेंट मतलब कल्चरल वैलिडेशन नहीं बताया। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कुछ बच्चों को लिया था जो वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, उन पर स्टडी किया था। तो व्यूगोट ने बोला कि आप इंडिविजुअल की कॉग्निटिव रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, हर एक कल्चर में हर एक तरीके का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हर बच्चे का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो आपने वो सब चीज़ें इसमें लेनी चाहिए जो कि इन्होंने काम नहीं किया था। तो आप वीगोट स्काई का भी एक इसमें क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं, है ना। लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको जब बनेगी जब आप इसको पढ़ोगे। जीन पियाजे की जो चारों मतलब जो भी हैं उनकी स्टेजेस, आप उनको पढ़िए, किस किस स्टेजेस में वो क्या क्या सीखते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर्स में ही बताया, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, और मैंने जब आपको क्रिटिसिज्म भी बताया था इसका। ठीक है, तो उनको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एप्टीट्यूड टेस्ट टू प्रेडिक्ट प्रोफेशंस फॉर हाई स्कूल चिल्ड्रन। तो उसमें आपको ब्रीफली बताना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका अप्रेजल करना है, यानी कि आप इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताइए किस लिए काम आता है, सो दैट वी कैन असेस अ पर्सन कितना कैपेबल है किसी काम को करने के लिए, और टू प्रोटेक्ट व्हाट अ पर्सन इज एबल टू लर्न और डू गिवन राइट एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर ऑफन यूज टू असेस एकेडमिक पोटेंशियल और कैरियर सुटेबिलिटी। क्या किसके एडवांटेज हो जाते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करता है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट असेसमेंट आपका अच्छी तरीके से होता है इसके थ्रू। ठीक है ना, आपने जो रेज्यूम दिया है किसी कंपनी में उसके बियॉन्ड अगर आपको इवेल्यूएट करना हो किसी भी इंसान की उसमें कितनी लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें कितनी प्रोग्रामिंग स्किल्स है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब आपको मेजर करना हो तो आप वो सब कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, एक फेयरनेस पता चलती है, स्टैंडर्डाइजेशन और फेयरनेस वाले कंपोनेंट होते हैं इसमें। ठीक है, कि मतलब फोकस्ड मतलब कितनी मेंटल एबिलिटी है उसकी, ये आप पता लगा सकते हो। और सारे सारे जितने भी टेस्ट होते हैं दे आर वेरी फेयर एंड अनबायस्ड। ठीक है, और रिजल्ट काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं इनके, है ना। उसको क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसके थ्रू हम एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम उनको ट्रेन कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ को। कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी होते हैं ये। ठीक है, सिमिलर हमें डिसएडवांटेज भी देखने पड़ेंगे कि इसमें सॉफ्ट स्किल को कंसिडर नहीं किया जाता, नो कंसिडरेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। जैसे कि क्वालिटीज़ कुछ होंगी जैसे पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये कहाँ देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है ना, टेस्ट एंजाइटी को इनकाउंटर नहीं किया जाता। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हर्डल फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना, ये इसमें नहीं एडजस्ट किया जाता। नो कंसिडरेशन फॉर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या ट्रेट्स हैं उसकी, क्या क्या अंदर की क्वालिटीज़ हैं, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बता दिए। ब्रीफली आप इसको कंक्लूड कर देंगे कि मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट की आप सिग्निफिकेंस बताते हुए इसको आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, सिक्स वाले सेक्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू बॉर्न विद पर्सनैलिटी, क्रिटिकली इवेल्युएट विद थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपको ब्रीफली पहले इंट्रोड्यूस करना है कि पर्सनैलिटी होता क्या है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद एनी रिसर्चर नेम आप यहाँ पे पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस कीजिए ब्रीफली, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम इसकी डिबेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जैसे आपको थ्योरीज बताएंगे, तो जैसे ट्रेट थ्योरी और पर्सनैलिटी जो थी, ठीक है ना, एक स्टेट थ्योरी जो बंडूरा ने दी थी,
उन्होंने भी बताया था, काफ़ी फोकस किया था पर्सनैलिटी की कैसे कैसे होती है। आइसेंक ने जो अपना बताया था, उन्होंने बताया था कि पर्सनैलिटी जो होती है बेस्ड होती है बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे, ठीक है ना। उन्होंने आर्ग्यू भी किया था कि इंडिविजुअल्स इनहेरिट अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो इन्होंने ये सपोर्ट में हमारा एक पॉइंट आ गया, ठीक है ना। आलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो थी, उन्होंने भी यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द इंटरनल कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेस पर फोकस किया था, ठीक है। मतलब बेसिकली वो बताए थे कि पर्सनैलिटी जो होती है बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एट बर्थ। जो अल्पोर्ट जो थे वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया है, डेफिनेशन पार्ट है ये, इसको ऊपर आना चाहिए था। पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पर आप ब्रीफ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो हमारी ट्विन रिसर्च जो ट्विन स्टडीज़ होती हैं, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि सम एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, ठीक है। लेकिन ये सब बताने के बाद भी हम ये इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते कि इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है ना। तो कुछ हमको इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से भी कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जेनेटिक का ही असर है। नेचर वर्सेस नर्चर हमेशा रहा है। आप पूरे साइकोलॉजी में आप जब देखेंगे, तो हमें दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, दोनों डायमेंशंस को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी डायमेंशन को ब्रीफ में बताते हुए आप इसको एंड कर सकते हैं इस वाले आंसर को, ठीक है। लास्ट में आप बैलेंस एक अप्रोच रख लीजिए कि नेचर का भी रोल है और उतना ही नर्चर का भी रोल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन को ब्रीफ में डिफाइन कर दीजिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या क्या स्ट्रेटजी से आप फोकस कर सकते हैं कि आप कुछ इशू पर फोकस कीजिए ना कि पर्सन पे। जेन्युइन रहिए रादर देन मैनिपुलेटिव। एम्पैथाइज रहिए आप, फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स अदर, वैल्यू योरसेल्फ एंड योर ओन एक्सपीरियंसेस। अफर्मेटिव रिस्पॉन्सेस को आप यूज़ कीजिए। इन सब के बारे में आप एक एक दो दो लाइन भी लिख सकते हैं, है ना। बस आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना। एक एक दो दो लाइन आप कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एक दो लाइन लिख दीजिए इनके बारे में, तो इनफ है, आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन एंड इट्स डेवलपमेंट 2019 का आई गेस मैंने पेपर डिस्कशन लिया है। उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन क्या होता है और इसमें हम क्या क्या थ्योरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इमोशन ब्रीफली डिफाइन करना है कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ में, है ना। और साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन जिन जिन ने बताया है, आप उनकी थ्योरी को कोट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि जेम्स लैंच की थ्योरी जो है, आप इसको कोट कर सकते हैं, है ना। और जो लैंच थ्योरी जो थी, इसको भी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बता रखा है, बहुत हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सबकी थ्योरीज का लिख रखा है, क्योंकि हो सकता है कि एक दो के बारे में पूछ लिया है तो आप नेक्स्ट किसी और के बारे में पूछ लें। तो ये चार थ्योरी को आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि होता होता क्या है। जेम्स लेंच की थ्योरी में क्या था कि पहले इवेंट होगी, है ना। इवेंट कुछ भी, मान लीजिए आपने डॉग को देखा, किसी को भी देखा, तो उससे आपको अराउजल होगा, आपकी बॉडी में अराउजल होगा, है ना। उस अराउजल को आप इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेट करेंगे कि वो डर का अराउजल है या खुशी का अराउजल है, और उसके बाद आप अपना इमोशन जनरेट करेंगे कि मुझे डर लग रहा है या फिर मुझे खुशी हो रही है, ठीक है ना। कैनन बार्ड ने क्या बोला था कि इवेंट के साथ अराउजल और इमोशन और साथ साथ में होता है, ठीक है। सेस्टर सिंगर थ्योरी, इसको टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने इवेंट बोला, फिर अराउजल होगा, फिर रीजनिंग होगी, हम उसको रीजन करेंगे कि वो इमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसी चीज़ को रिप्लेस कर दिया था उन्होंने कॉग्निटिव लेवल से, ठीक है। तो मैंने जो डिस्कशन लिया है पहले, आप उसको देखिए, आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच अप्रोचेस टू मोटिवेशन आर मोर कॉमनली यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दीज अप्रोचेस माइट हेल्प टू सस्टेन और इंक्रीज मोटिवेशन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या अलग अलग अप्रोचेस जो होते हैं मोटिवेशन के, तो बेसिकली हमें जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, आपको वो बतानी है कि उनकी मदद से कैसे आप मोटिवेशन को सस्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो मोटिवेशन को आप ब्रीफली डिफाइन कर दो, फिर डायरेक्टली आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंसेप्ट थे, जैसे मेस्लो का जो नीड हायर की थ्योरी थी, आप उसके बारे में बता सकते हो। इनकी नीड हायर की थ्योरी क्या थी कि सबसे पहले आप एम्प्लॉय को, अगर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स पूरी कीजिए। यानी कि उसको सैलरी, मतलब बेसिक नीड्स क्या होंगी, उसको खाना मिले, ठीक है, रहने के लिए छत मिले, तो उसको आपको एक सैलरी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड नीड क्या आ जाती है, सेफ्टी वाला फैक्टर आ जाता है। सेफ्टी में क्या करेंगे, वो इंश्योरेंस ले सके, ठीक है ना। उसके बाद सिक्योरिटी हो, ठीक है। जैसे पेंशन के लिए अलग से फंड बनता है,
या फिर जो पीएफ के लिए अलग से परसेंटेज काटा जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ठीक है? तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला पॉइंट हो, ये दिया जाए उसे, ठीक है? उसके बाद सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए उसकी, तो कंपनी में और लोगों के साथ सोशलाइज़ हो सके, उसे एक बिलॉन्गिंग नीड्स मिले, ठीक है? सेल्फ एस्टीम वाली नीड पूरी होनी चाहिए फिर उसके बाद। सेल्फ एस्टीम नीड में क्या हो जाएगा कि उसके पास पावर हो कुछ जज लेने की, ठीक है? उसका अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी टीम में उसका एक स्टेटस हो, ठीक है? वो एक स्टेटस ओन करे अपना। लास्ट में फिर हमारा सेल्फ एक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है? जब भाई रिटायर हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन से, सारे काम हो गए। तो इस तरह से आप मैस्लो की जो है कि वो आप मैस्लो की जो थ्योरी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना? यही सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है ना? The most basic needs require an organization flexibility that lets employee take breaks for snacks, meals, है ना? इस तरह की बात कर सकते हैं. If a company meet an employee basic needs for a comfortable workspace and job security, the employee is self-motivated to fulfill the higher level needs. Okay. If the employer can fulfill his high level needs by working on a team, successfully completing a project, and learning new skills in the course of carrying out the work, he can fulfill the three high level needs and will be motivated to the work well. जो ऊपर की 3 हाई लेवल नीड्स होती हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से आप सारे जो पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट आप उनके फ़ेवर में आप लिख सकते हो कि कैसे हम मोटिवेशन लेवल सस्टेन कर सकते हैं उनका, ठीक है ना? नेक्स्ट और के तरीके हो जाएँगे, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो पुअर हाइजीनिक फैक्टर हो सकते हैं, आप उनको डिस्ट्रॉय करो, ठीक है ना? हर्ज़बर्ग थ्योरी आपने देखा होगा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, हाइजीन फैक्टर होते हैं और हमारे मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? 2 तरीके के फैक्टर होते हैं हार्सबर्ग की थ्योरी में। ये आप देखेंगे, बुक पढ़ेंगे, स्पार्क स्टोरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? जो हमें मोटिवेशन फैक्टर जो होते हैं, हमें उनको बढ़ाना होता है। मोटिवेशन फैक्टर यानी कि अचीवमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है ना? इनको हमको बढ़ाना है। हाइजीनिक फैक्टर को हमको मेंटेन करके रखना है बेहतर तरीके से। हाइजीन फैक्टर में क्या-क्या आ जाता है? जैसे कंपनी की हाइजीन, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, कंपनी की वर्किंग कंडीशन कैसी है, सैलरी, सिक्योरिटी, ये सब हाइजीन फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है ना? तो हमें इन दोनों को मेंटेन करके चलना है। ठीक है? इस तरह से आप हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? और क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सारी थ्योरी हमने काफ़ी डिटेल में लेक्चर में कवर की है। आप लेक्चर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है ना? तो मैकलेलन का क्या अचीवमेंट आप दीजिए। ठीक है? एफ़िलिएशन की नीड पूरी कीजिए उनकी, है ना? एक पावर भी उनमें होनी चाहिए। पावर अ नीड फॉर कंट्रोलिंग ओन वर्क और द वर्क ऑफ अदर्स। पीपल विद हाई नीड ऑफ पावर डिज़ायर सिचुएशन इन व्हिच दे एक्सरसाइज़ेज़ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। ठीक है ना? तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं। सेम ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, ठीक है? तो ये भी आप इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशन लेवल को अप करने के लिए, ठीक है? ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर मस्ट बिलीव दैट टास्क जो होगा वो टास्क अचीवेबल है। ठीक है ना? टास्क वो कर सकता है, टास्क अचीवेबल है और उस टास्क को करने के बाद उसे कुछ मिलेगा, एक्सपेक्ट करेगा वो, बोनस, सैलरी कुछ एक्सपेक्ट करेगा वो, ठीक है ना? और जो टास्क वो कर रहा है, द एम्प्लॉयर मस्ट आल्सो बिलीव दैट द एफर्ट दे पुट इन विल गेट देम डिजायर्ड आउटकम। ठीक है? डिजायर्ड आउटकम जो वो चाह रहा है, उसको उसके अनुसार उसको आउटकम मिलना चाहिए, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको एक डिजायरेबल आउटकम देने का भी वादा करना चाहिए। तो ऐसे हम ब्लूम थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? एक मैकग्रा थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई भी होती है। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई में क्या है कि मतलब जो लीडर होता है उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बेहतर काम कर सकें, लॉन्ग टर्म में काम कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखें, मोटिवेट रखें। ठीक है? तो इस तरह से आप 4-5 थ्योरी का इस्तेमाल करके मोटिवेशन लेवल को अप रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबींग। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन सिंपली डिफाइन करना है कि मेडिटेशन होता क्या है। ठीक है? टेक्निक यूज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मूवमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस टू शार्पन फोकस एंड अटेंशन। उसके बाद बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये आपको अलग अलग तरीके के मेडिटेशन आपको ब्रीफली बताने हैं। स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो गया जिसमें साइलेंट, स्पोकन, चैंटेड प्रेयर्स हम देखते हैं। ठीक है ना? बुद्धिज़्म, ताओइज़्म में होता है ये। मेनली सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के काम में आता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, ठीक है? वेस्ट में काफ़ी पॉपुलर है ये, है ना? तो इसमें ये देखा जाता है कि हमारे माइंड कैसे काम करता है, ठीक है? तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी एक तरीका हो गया। मूवमेंट मोटिवेशन
Many forms of meditation encourage you to remain in one position, but movement meditation focuses on the body in motion. वॉकिंग मेडिटेशन इज़ वन फॉर्म ऑफ माइंडफुल मोटिवेशन, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक्स कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विथ योगा। जो योगा हम करते हैं ना, योगा में हम बॉडी को मूव करते हैं। फोकस्ड मेडिटेशन हो गया, ठीक है, विजुअलाइज्ड मेडिटेशन हो गया, चैंटिंग मेडिटेशन हो गया। तो ऐसे आप 4-5 तरीके बता दीजिए, 1-2 लाइन आप उनके बारे में लिख दीजिए। कैसे हेल्प कर सकते हैं इसके अपनी, उसके पूछा ना कि मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है इनसे। ठीक है ना, हैबिचुअल मेडिटेशन कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी कम होती है आपकी, कोपिंग स्किल्स बढ़ती हैं आपकी। ठीक है, improve depression, reduce negative thoughts, build your ability to redirect and maintain attention। तो इस तरह से ये कुछ इसके आपके बेनिफिट हो जाएंगे, है ना। इम्प्रूव फोकस, मेडिटेशन डेवलप मेंटल अवेयरनेस बढ़ाता है आपका। ठीक है, रिलैक्स करता है आपको, आपके जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, डिस्कस द यूज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन द वेरियस डोमेन ऑफ प्रैक्टिस साइकोलॉजी। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है क्या है, ब्रीफली बताएंगे। क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे सब क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट एम्प्लॉयज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर डायरेक्टली टू अ टास्क दैट अ यूजर विशेस टू परफॉर्म। ठीक है ना, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो हो गया कंप्यूटर की कोई टेक्निक होगी, उससे हम कैसे कैसे काम दे रहे हैं, है ना। तो काफ़ी काफ़ी मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है ना, आपको सीधा पढ़ना है। तो ईईजी एक इमेजिंग टेक्निक होती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेन इमेजिंग करने के लिए, ताकि हम अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देख सकें, ब्रेन में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है ये हम देख सकें, है ना। साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी काम आता है ईईजी इमेजिंग टेक्निक। ठीक है, फिर एक एमआरआई टेक्निक भी होती है, एफएमआरआई टेक्निक, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये भी अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, है ना, उसकी डिटेल इमेज चाहिए हो, उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ब्रेन कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, इसको देखने के लिए काम आता है ये। ठीक है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कंप्यूटर के काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं। एसपीएसएस जो होता है, जिसमें हम डेटा डाल देते हैं, फैक्टर एनालिसिस में अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी हेल्प होता है एसपीएसएस, स्टेटिस्टिक जो होती है ना, स्टेटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे इसको, एसपीएसएस। ठीक है, तो ये सेशन भी हमारा खत्म हो गया। लास्ट हम सेक्शन लेते हैं हमारा 8th। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका एट्रीब्यूशन को लेकर। ठीक है ना, तो इस पर क्या पूछा हुआ है कि ह्यूमन स्ट्राइव टू असाइन कॉजेस टू एक्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स एंड फॉल इनटू ट्रैप्स ऑफ बायसेस एंड एरर्स, क्रिटिकली डिस्कस। तो ये इसमें यही बताया कि जब ह्यूमन अपना जो एक्शन होता है उसको जब अपने आप पर या दूसरों पर लगाने की कोशिश करता है, तो काफ़ी सारे बायसेस और काफ़ी सारे एरर में फंस जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये एट्रीब्यूशन एरर जो होता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रीफ में आप इसके कंटेक्स्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को, एट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे कि एट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है ना, और किस किस तरीके के एट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल एट्रीब्यूशन हो जाता है हमारा, है ना, एक्सप्लेनेटरी एट्रीब्यूशन होता है, प्रेडिक्टिव एट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और क्या क्या बायसेस एंड एरर्स आते हैं जिनकी वजह से एट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। तो पहला हमारा होता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस, और दूसरा होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये दो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एटीट्यूड वैल्यूज इंटरेस्ट में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एक्टर ऑब्जर्वर बायस देखते हैं कि ये क्या होता है। एक्टर ऑब्जर्वर बायस क्या हो जाएगा कि जब भी मान लीजिए कोई इवेंट हुआ, सो वी आर मोर लाइकली टू ब्लेम एक्सटर्नल फोर्सेस देन अवर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी अगर चीज़ होती है तो हम उसको डाल देते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की, बाहर की कोई एक्टिविटी हुई उसकी वजह से ये हुआ, ना कि हमारी किसी कमी या हमारी किसी क्वालिटी की वजह से। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कुछ भी अगर इवेंट होता है जिसमें इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कोई भी ए पर्सन है, उसको कोई भी नेगेटिव फीलिंग आई, कुछ भी उसके साथ हुआ, उसने कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस किया, तो वो जो ए पर्सन होगा वो इस चीज़ का ब्लेम सिचुएशन पे डालेगा कि यार उस वक्त हालात ही ऐसे थे, उस वक्त सर्कमस्टांसेस ही ऐसी थी। ठीक है, सो पीपल विल ऑफन ब्लेम द इंडिविजुअल फॉर देयर पर्सनल चॉइसेस, बिहेवियर एंड एक्शन। ठीक है ना, जब भी कोई नेगेटिव अगर कोई काम हो रहा होता है तो, है ना। ठीक है ना, तो मतलब दूसरा इसका पर्सपेक्टिव क्या हो गया, जब आपके साथ नेगेटिव फीलिंग, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ डाल दी। लेकिन मान लीजिए बी पर्सन के साथ अगर आप ए देख रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप बी को देख रहे हैं, बी के साथ कुछ नेगेटिव हुआ,
तो आप ए देखने वाले हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये बी की गलती है, यानी कि बी की पर्सनल चॉइसेस या उसकी पर्सनल उसके कुछ अंदर के फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से वो नेगेटिव फील कर रहा है ना? यानी कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस इट इज़ आउटसाइड आवर कंट्रोल। हमारे साथ अगर नेगेटिव फीलिंग हो रही है तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये सर्कमस्टांसेस की वजह से है। बट व्हेन इट इज़ हैपनिंग टू समवन एल्स इट इज़ ऑल देयर फॉल्ट। ठीक है ना? तो ये हमारा एक्टर ऑब्जर्वर बायस हो जाता है। और समवॉट सिमिलर हमारा क्या होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में क्या करते हैं, हम स्ट्रिक्टली दूसरों की ही बात करते हैं। इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ स्ट्रिक्टली अबाउट एट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स बिहेवियर। एक्टर ऑब्जर्वर में हम अपनी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल वी टेंड टू एट्रीब्यूट कॉजेस to internal factors such as personality characteristics and ignore or minimize external variables. This phenomena tend to be very widespread, particularly among individualist culture. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जनरली दूसरों को जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कोई भी पीपल ब्लेम इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स फॉर देयर मिसफॉर्च्यून, यानी कि कुछ भी अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर डिस्पोजिशन, है ना? तो ये हमारी हो जाती है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है, तो इसको आप दोनों को समझिए, हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछे जाए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बिलीफ इन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, दीज आर द परसेप्शन विच इज़ आउट ऑफ आवर सेंसरी सेंसेस। हमारे सेंसरी सेंसेस से बाहर होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे कि सुपर नॉर्मल अवेयरनेस हो गई, प्रीकॉग्निशन हो गया, सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन में आप देखोगे। ठीक है ना? पैरानॉर्मल बिलीफ हो गए। ठीक है, तो क्लेवरियंस हो गया। तो इस तरीके के सारे परसेप्शन को हम ESP बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो इसके हमको अब कॉग्निटिव डिटर्मिनेंट्स और मोटिवेशन डिटर्मिनेंट्स बताने हैं। तो इस पर एक रिसर्च नोट है, वो मैं आपको कभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। कुछ कॉग्निटिव कंपोनेंट और मोटिवेशन कंपोनेंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी ऐसे मतलब इसमें एडिशनल पॉइंट नहीं है। ठीक है ना? कुछ जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारे इसमें होगा, एक डेप्रिवेशन थ्योरी है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, वो आप पढ़िए, एक बार गूगल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। रिसर्च आल्सो सजेस्टेड इट इज इंडिविजुअल कॉग्निटिव स्टाइल rather than cognitive ability और एजुकेशन दैट मेक्स डिफरेंस। ठीक है ना? तो कॉग्निटिव स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट और क्वेश्चन देखते हैं आज, कि वह कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ द बिहेवियरिस्टिक और नेटिविस्टिक थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हमें बिहेवियरिस्टिक और नेटिविज्म अप्रोच, दो डिफरेंट अप्रोच बताने हैं। तो बेसिकली जो थ्योरी है चॉम्स्की की थ्योरी और स्किनर थ्योरी, इन्होंने अलग अलग जो भी अप्रोच बताए थे लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, तो ये हमको यहाँ पर इनको एलेबोरेट करना है। ठीक है ना? जैसे BF स्किनर जो थे, BF स्किनर ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम द कंडीशनिंग, ओपन कंडीशनिंग से वो सीखता है। आप उसको रिवॉर्ड देंगे, है ना, लैंग्वेज को, बेहतर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, तो बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखेगा, है ना? जैसे मान लीजिए जब वो प्यास उसको लग रही हो तो आप उसको ड्रिंक, ये वर्ड सिखा सकते हैं, ऐसा बोलना रीइंफोर्स कर सकते हैं उसको। ठीक है ना? तो ऐसा हमारा स्किनर ने बोला था। तो यानी कि स्किनर हमारे कौन से हो गए, बिहेवियरल वाले हो गए। इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज को जो है सीखा जा सकता है, बाहर से हम सीख सकते हैं, है ना? बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया था स्किनर ने, वॉटसन ने भी दिया था अपना बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ऑन द अदर हैंड चॉम्स्की ने क्या बताया था कि लैंग्वेज जो होती है इट इज़ एन इन्नेट फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो हमारा इन्नेट पार्ट है। इन्होंने एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था। ठीक है ना? LED के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो इनका कहना क्या था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, जिससे हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो हर एक इंसान के अंदर, हर एक चाइल्ड के अंदर पहले से ही एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट होता है। ठीक है ना? तो ये अप्रोच इनका था चॉम्स्की का, जो जिनको हम नेटिविस्टिक अप्रोच ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इन दोनों की थ्योरी को ही थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताना है। ठीक है ना? यही इस आंसर की मेन डिमांड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो हमने ये सेक्शन भी पूरा एनालाइज कर लिया है। मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चन डिटेल में नहीं बता सकता, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए तो आपको बेटर और आपको बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको देखिए, PYQ का मैंने अलग से कर दिया है,
आप उसको देखिएगा तो आपको पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।